हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सेकंड लेसन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, बहुत आसान है इवन मैं ये कहूंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, साथ के साथ लिखिए, साथ के साथ नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स है, तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल से पहले हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स होते हैं एथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन या ग्लिसरोल। ये सब अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। कार्बन की चेन के साथ में एक OH लगा हो वो भी अल्कोहल है, दो लगा हो डाई अल्कोहल है, तीन लगा हो ट्राई अल्कोहलिक हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब के सब अल्कोहल्स ही हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के PDF सेंड कर दी क्या दिया कीजिए। क्वेश्चंस की PDF चाहिए बेटा NCERT। ऋतिक बेटा NCERT के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। वो इनफ से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट कवर करता है NCERT। उसके सॉल्यूशंस चाहिए, अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू द बुक इन द जो ई बुक्स हैं आपकी, उसके अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप वहां पर जाके देख लेना, वो आपको मिल जाएंगी। NCERT के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, इसको मेरे को याद करवाइएगा लेक्चर के लास्ट में, वहां पर भी मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें NCERT के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे सारे के सारे। अगर कोई सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, यू कैन डायरेक्ट DM मी, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे कि सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया लेकिन समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको उसमें थोड़ा हेल्प कर दूंगा। बट जो चीज करवा रहा हूँ, ये थ्योरी अगर आपकी कवर है, उसके बाद NCERT के क्वेश्चन सारे आप देखते हैं, डेफिनेटली सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं उसमें कोई एक दो हल्का फुल्का एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस आसानी से कर लेंगे, वैसे तो उसका सॉल्यूशन देख के आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद, इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद NCERT के सारे सॉल्यूशंस आपने कर लिए जो पीछे बुक में दिए होते हैं, सोल्ड एंड अनसोल्ड सब। उसके बाद फिर आप IIT के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और डायरेक्ट करना सॉल्व कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। एडवांस लेवल, मेंस लेवल सभी उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आसानी से सेम लेसन के आसानी से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। फिर भी उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके सोल्ड प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंडेक्स के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, हाँ वो भी है बेटा, डोंट वरी, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा विद सॉल्यूशन, विद लेसन वाइज, टॉपिक वाइज। जनरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखते हो, ढूंढते हो, एक क्वेश्चन है स्टेट ऑफ मैटर में से, दूसरा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में से, तीसरा क्वेश्चन आ गया फिर से ऑर्गेनिक में से, तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना। तो मैं आपको लेसन वाइज की, ये लेसन आपका कंप्लीट होगा, उस लेसन के सारे स्टेट ऑफ मैटर के सिर्फ सारे के सारे एडवांस लेवल में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर मेंस के करना चाहते हो तो मेंस के मिल जाएंगे, इस तरह से। लेकिन सबसे पहले थ्योरी कीजिए जो आपको करवाया जा रहा है, उसके बाद NCERT कीजिए खत्म। डेली 5 क्वेश्चन उठा लो। थ्योरी मान लो पीछे वाला लेसन हो गया, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स हो गया ना, कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है कि ये लेसन आप कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ डेली पीछे वाले लेसन के 5 क्वेश्चन उठाइए, डेली NCERT के सोल्व कीजिए और इस लेसन की आज की थ्योरी कीजिए। जब पीछे वाले क्वेश्चन सारे पूरे हो जाएं तो इस लेसन के 5 क्वेश्चन उठाना शुरू कर दीजिए। और फिर क्या करना है पता है? अब पीछे वाला हेलो एल्केन आपका NCERT पूरा हो गया, तरीका बता रहा हूं हाउ टू रीड। पीछे वाला NCERT का पूरा हो गया क्वेश्चन इस लेसन के ड्यूरिंग। ये लेसन हर रोज आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये लेसन आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये काम हो गया डेली का। अब जब ये लेसन भी पूरा हो जाए तो इस लेसन के 5 क्वेश्चन डेली NCERT के करने हैं। ठीक है, ताकि इसकी रिवीजन होती रहे पीछे की पीछे। और हेलो एल्किन हेलो एरिन्स तो आप कर चुके हो, उसके एडवांस लेवल के 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। समझ रहे हो? 5 इसके, 2 या 3, 7 या 8 हेलो एल्कीन के। तो करना क्या है डेली, सुनो अब क्या हो जाएगा। लेसन चलेगा आपका अल्कोहल फिनोल के बाद वाला, नेक्स्ट लेसन चलेगा अल्कोहल फिनोल के बाद में हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंच जाएंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मैं करवा रहा हूं वो आपको याद करना है आज का काम। प्लस अल्कोहल फिनोल ईथर, उस लेसन के 5 NCERT के क्वेश्चन करने हैं। पिछला लेसन रिवाइज हो गया 5 क्वेश्चन से, प्लस उससे पीछे वाले लेसन हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस लेवल के सॉल्यूशन वाले आपको सोल्व करने हैं। मतलब एक साथ 3 लेसन पर काम चल रहा होगा आपका, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। माइंड में एक साथ 3 लेसन इतने पक्के रहेंगे, याद रखना कि उसको कोई हिला नहीं सकता। और जब सारे लेसन हो जाएं तो हर रोज एडवांस लेवल के 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में उठाइए, एक लेसन के, सिर्फ एक लेसन ओनली। 10 कर रहे हैं तो 2 लेसनों के उठा लो, 2 लेसन इकट्ठा कर लो, 5 5 दोनों के कर लो, एडवांस लेवल ओनली।
मेंस अपने आप कवर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया हाउ टू डू द वर्क? अगर ऐसे करते हैं, और देखो डेली का वर्क क्या होगा बता देता हूँ, आज का लेक्चर प्लस में कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस, यानी 7 क्वेश्चन प्लस आज का लेक्चर। सिर्फ इतना ही करना है, ये थोड़ा सा काम होता है। आज का लेक्चर 10 मिनट में हो जाएगा अगर अच्छे से समझ रहे हो तो, और 7 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आपका 1 घंटा लगेगा, मतलब 1.25 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। और आईआईटी क्वालिफाई, 100% आईआईटी क्वालिफाई की गारंटी ले रहा हूँ, 100%। अच्छा रैंक आएगा डेफिनेटली, लेकिन क्वालिफाई तो 100% हो जाएगी। इतना अगर डेली आपने 2 साल तक फॉलो किया तो, और आई थिंक सो कि अगर इतना जिसने भी फॉलो किया होगा डेफिनेटली वो पार है। और अगर कोई काफी कुछ कर चुका है लेकिन अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल काउंसिल यू, मैं आपके लोगों की काउंसलिंग कर सकता हूँ। कोई बच्चा मुझसे डिस्कस कर सकता है, फोन कर सकता है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये चीजें कर ली हैं, अब आगे क्या करना चाहिए ताकि मेरी आईआईटी क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए भी आपको डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन मेहनत उतनी तो करनी पड़ेगी। डेली के 7 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, संडे को निकाल दो तो कितने बनते हैं, 300 दिन बनते हैं साल में, 2100 क्वेश्चन, 2100, 2 साल में 4000 क्वेश्चन। और उसमें अगर 2 क्वेश्चन हम एडवांस के माने, डेली 2 क्वेश्चन एडवांस के, तो 600 क्वेश्चन 1 साल के, 2 साल के 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एडवांस में 1200 क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझ रहे हो? तो सोच के देखना। लैगिंग हो रही है, लेट मी चेक बेटा, मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से है? आई डोंट थिंक कि मेरी तरफ से है बेटा, आपकी तरफ से है बेटा, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। आई थिंक आपकी तरफ से है ऋतिक बेटा, लैगिंग आपकी तरफ से हो सकती है। चलिए अब पढ़ते हैं भाई थोड़ा, ठीक है। अल्कोहल देखिए, तो एथेनॉल सिंगल कार्बन की चेन है, उसके साथ में सीधा सीधा OH लगा हुआ है। 2 कार्बन के साथ OH लगा सकते हैं तब वो ग्लाइकोल होगा, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये भी अल्कोहल है, डोंट वरी। सर इसी थाईलैंड ग्लाइकोल कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, यस यही है वो इथाइलिन ग्लाइकोल। इथ है, इथ से इथाइलिन, ठीक है। और ग्लाइकोल, इथाइलिन क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ। देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, CH2 ऐसा होता है, इसको बोलते हैं इथाइलिन। इथ आइलीन, कॉमन नेम है इथाइलिन, ठीक है। इथ इन नाम होता है इसका, आईयूपीएसी नेम इथ इन। इथीन को इथाइलिन भी बोलते हैं, और ये इथाइलिन का डेरिवेटिव होता है। इसके एक डबल बॉन्ड को हटा के OH OH जोड़ दीजिए तो डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन है, तो इसलिए इसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल, यस सर। ठीक है, दैट इज इट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल के बाद में नेक्स्ट देखो क्या है। 3 अगर OH लगे हो 3 कार्बन की चेन के साथ, उसको ग्लिसरोल या ग्लिसरीन बोलते हैं। मुंह में जब छाले हो जाते हैं आपके फेस जीभ के ऊपर, तो ग्लिसरीन लगाई जाती है, डॉक्टर के द्वारा ग्लिसरीन लगाई जाती है, ये वही है ग्लिसरीन या ग्लिसरोल, समझ रहे हो? यस सर। अब एक चीज बता देता हूँ, ग्लाइकोल 2 OH वाला जो अल्कोहल है वो पॉइजन होता है। अगर वो पी लिया, मुंह पे लगा लिया तो बैंड बजा देगा। और ग्लिसरीन 3 अल्कोहल वाला OH वाला, कार्बन की 3 ही कार्बन और 3 ही OH लगे हो तीनों के साथ, ग्लिसरीन जो होती है वो मुंह के छालों को ठीक करती है, मीठी होती है टेस्ट में, मीठी, समझ रहे हो? और एक चीज इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, ये जो ग्लिसरीन है, अगर आप KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, नाम सुना होगा ना, शायद मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, एम बड़ा आएगा, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस ग्लिसरीन, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के पाउडर के अंदर ग्लिसरीन डाल दीजिए, अपने आप आग लग जाएगी। लैब में अगर आपके पास माचिस ना हो, और ग्लिसरीन डेफिनेटली मिल जाती होती है, जनरली मिल जाती है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं आपकी लैब में, लेकिन अगर ये ना हो तो आप ग्लिसरीन डाल के काम चला सकते हैं। या फिर चीनी जो होती है ना, चीनी जरूर मिलती है, ग्लूकोज मिल जाता है लैब में, तो ग्लूकोज के पाउडर और जो KMnO4 का पाउडर है, दोनों को मिक्स करके बराबर, और फिर रगड़ लीजिए, किसी चीज से रगड़ दीजिए उसे, है ना, जैसे कुंडी और सोटा होता है ना, वैसे कुछ करके, ठीक है। वैक्यूम में भी, मतलब बेटा वैक्यूम तो खाली जगह होती है, वैक्यूम में भी आग लग जाएगी, ऑक्सीजन उसके अंदर ही होती है, KMnO4 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, यस वैक्यूम में भी आग लग जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। आप मेरे ग्रुप के अंदर, आप ऊपर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देखिए, बिटली लिंक बना हुआ है एक, बिटली, ठीक है, स्लैश लगा के मंजीत सर लिखा हुआ है, वहां पर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइल खुल जाएगी, सब रिकॉर्डिंग सब उसके अंदर है, नोट्स भी उसके अंदर है बेटा।
ठीक है, तो KMnO4 ये भी काम करता है भाई। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है केमिस्ट्री के बारे में कि अगर आग ना लग रही हो तो वो काम कर सकते हैं, ग्लिसरीन को सीधा डालते ही आग लग जाती है। नेक्स्ट, तो ये अल्कोहल है सारे के सारे। फर्दर फिनोल्स क्या होते हैं, तो फिनोल्स देखिए जरा। फिनोल्स, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, इसका नाम है फिनोल। अगर दो OH लगे हो 1 और 3rd पोजीशन पर, याद रखना क्या कह रहा हूं, 1st एंड 3rd पोजीशन पर, 1 2 3, 1st और 3rd पोजीशन पर, रिसोर्सिनोल, दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड, रिसोर्सिनोल। अगर 1st 2nd और 4th पोजीशन पर, 1st 2nd और 4th पर अगर OH लगाओ तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल, दैट इज। और अगर अल्टरनेट पोजीशन पर हो, 1 3 और 5 पोजीशन पर लगाओ तो वो फ्लोरोग्लूसिनोल होता है, फ्लोरोग्लूसिनोल, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस गाइस, ये सबको समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखिए नोमेनक्लेचर इसका, तो नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर तो इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो सब आप कर चुके हो, वो आपको आता भी होगा, है ना। लेकिन एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नोमेनक्लेचर है, कॉमन नोमेनक्लेचर, कार्बिनोल सिस्टम इसे बोलते हैं। कार्बिनोल सिस्टम में क्या होता है, CH3OH, ये वाला CH3OH ग्रुप को हम बोलते हैं, इसको कार्बिनोल बोला जाता है। ये है मिथाइल एल्कोहल, और इसका नाम रख दिया हमने कार्बिनोल। मैथेनॉल बोल सकते हो आप इसे, मैथेनॉल का नाम रख दिया कार्बिनोल। मैथेनॉल IUPAC नेम है, मिथाइल अल्कोहल जो है वो कॉमन नेम में आता है। लेकिन कार्बिनोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ मैथेनॉल के ऊपर बेस्ड नाम रखे गए हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बिनोल। बाकी सब क्या होंगे, डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनोल, बाकी सभी डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनोल होंगे। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो यहां देखो, अगर ये था CH3OH, इसमें से H, यहां H लगा हुआ था, सोचो जरा, यहां H था, इसमें से H को हटा दिया और उसकी जगह पर लगा दिया CH3। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, मिथाइल कार्बिनोल। कार्बिनोल में H को हटा के मिथाइल लगा दिया। यस गाइस, समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट देखो, ये था कार्बिनोल, CH3 था ये, इसके दो H हटा दिए और दोनों तरफ मिथाइल लगा दिया, तो डाई मिथाइल कार्बिनोल, दैट इज द डाई मिथाइल कार्बिनोल। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। बस यही होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो कार्बिनोल सिस्टम में कुछ ऐसा ही होता है, दैट इज ऑल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा पेन चलना बंद हो गया, ठीक है चल पड़ा। हाँ, 1 मिनट रुकिए बेटा, शायद पेन में कुछ गड़बड़ आ रही है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया ना, हाँ, तभी मेरा पेन चलना बंद हो गया था। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ भाई। अरे ओपन बोर्ड ही बंद हो गया एक्चुअल में। वेट अ मोमेंट गाइज। ठीक है भाई। यस गाइज, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, आप बताओ बेटा जल्दी। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस और नोट, प्लीज टेल मी गाइज, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, एक्चुअल में ठीक है। अब आगे देखते हैं हम प्रेपरेशन के ऊपर, आगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रॉम हेलो एल्केन्स, हेलोजन लगा हुआ एल्केन के साथ, ब्रोमीन लगा हुआ है एल्केन के साथ में, KOH से रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन होगी KOH, सीधा सीधा OH जुड़ जाएगा, KBr अलग हो जाएगा, दैट्स इट। यानी ब्रोमीन हटाओ, OH लगाओ, दैट्स ऑल। तो ये आपका बन गया एल्कोहल। फर्दर फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना। एल्कीन्स को हाइड्रेशन करेंगे, इसी की रिवर्स रिएक्शन भी इसी के अंदर आएगी, विद मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, ध्यान से करना इसको। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 डलेगा तो क्या होगा, H2SO4 का एक H हट जाएगा, कहां लगा, यहां लगा, ये देखिए एक H, जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहां से तोड़ दो,
इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, तो इस कार्बन के ऊपर लग गया H, ये लगा H, और दूसरे कार्बन की जो एक वैलेंसी खाली थी उसके ऊपर लग गया HSO4, HSO4 नेगेटिव। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। HSO4 नेगेटिव लग गया, तो इस तरह से आपके पास दो चीजें जुड़ चुकी हैं, एक ये जुड़ गया और एक HSO4 नेगेटिव लग गया, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, यहीं से H हटा था, तो यहीं पर H वापस, मतलब यहीं पर वो ऑक्सीजन दूसरा कार्बन उससे जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप इसे बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से HSO4 वापस हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा, पानी का OH जुड़ गया, और पानी का जो H था वो इसके साथ जुड़ गया, H2SO4, इसने फिर से H2SO4 बना दिया, पानी का H HSO4 के साथ जुड़ जाएगा। यस, क्लियर है ये बात सबको? सर इनमें हाइड्रोबोरेशन भी आता है ना? हाँ, वो अभी आएगा, अभी आएगा, वेट वेट। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब पानी देना। हमने एक्चुअल में क्या किया कि एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़कर एक जगह पर H जोड़ दिया, एक जगह पर OH जोड़ दिया, तो H और OH से बनता है पानी, तो हमने इसको पानी दिया असलियत में, तो ये पानी दिया गया है। यस, क्लियर है ये सबको? सर लास्ट स्टेप में क्या हुआ है? देखो लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये पूरा हट गया, इसके साथ जुड़ गया H, तो ये बन गया H2SO4, और जो ये पार्ट था इसके साथ जुड़ गया OH, तो ये बन गया अल्कोहल। ओके सर। क्लियर है यस ना? सर। तो यस यही सर। तो हाइड्रेशन है असलियत में। H2SO4 ने तो सिर्फ क्या काम किया, ये तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, और सर बाकी रिएजेंट। हाँ रिएजेंट कैटलिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन बाकी वाटर जो है वो क्या कर रहा है, वही हाइड्रोलाइज हो रहा है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए कह रहा था, क्योंकि इसका मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, अब आपको समझ में आएगा। वाटर प्लस H2SO4, तो क्या हुआ, दो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गए, SO4 2 नेगेटिव बन गया। अब ये जो दो H पॉजिटिव आयन हैं ये क्या करते हैं, ठीक है, वहां हमने क्या जोड़ा था, हमने पहले HSO4 जोड़ा और उसके बाद में क्या किया, वाटर को दिया था। ठीक है, लेकिन इस केस में पहले वाटर रिएक्शन कर रहा है। क्यों? जब कोई अनरिएक्टिव एल्कीन होता है जो आसानी से रिएक्शन नहीं करता, तो पहले H2SO4 की रिएक्शन करवानी पड़ती है, जो हमने पहले दिखाया। लेकिन कोई रिएक्टिव एल्कीन है तो उसमें H2SO4 सीधा डालेंगे पानी के साथ, पानी क्या करेगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। H3O पॉजिटिव सबको पता होगा आई थिंक, ये H3O पॉजिटिव का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोनियम। हाँ, हाइड्रोनियम आयन ये मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होता है, एक लोन पेयर हाइड्रोजन ले जाता है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं इस तरह से। सर पर हमने 2 कार्बन लिए थे, सर हमने 2 कार्बन वाला लिया था सर, 3 कार्बन। हाँ, वो 2 वाला लिया था, लेकिन बेटा मैकेनिज्म 3 वाला दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो होता है वो मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो मार्कोनी रूल के लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखानी पड़ेगी। यस सर। यस सर। कोई भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल एग्जांपल था। मैकेनिज्म में थोड़ा हम एंटी मार्कोनिफ मार्कोनिफ रूल को थोड़ा फॉलो करेंगे, तो यहाँ मार्कोनिफ एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड और तीन तीन कार्बन वाला हमने लिया, तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, H को ले जाता है, तो वाटर अलग हो गया। तो देखो वाटर हो गया अलग, डबल बॉन्ड H को ले गया, तो ये वाला कार्बन जो है इसके साथ में H जुड़ेगा। क्लियर है ये बात, है ना, ये जुड़ गया यस H, सर। इस कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव। वाई इट इज पॉजिटिव? क्योंकि ये बनता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है, ये पता है ना। अगर सर यहाँ पर पॉजिटिव आता और यहाँ H जुड़ता तो ये अनस्टेबल हो जाता, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा जो कि स्टेबल होता है, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्लियर है भाई? और यस सर। इस एडिशन को बोलते हैं मार्कोनिफ एडिशन। मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि जो ग्रुप जुड़ेगा वो जहाँ उस पर कार्बन हाइड्रोजन पर कम है वहाँ जुड़ेगा पे जहां पर जुड़ेगी। कम हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जहां जुड़ रहा है, अब यहीं पर OH जुड़ने वाला है। तो अब देखो आगे क्या होता है, वाटर जो वहां वाटर बना था वो वाटर अटैक करता है सीधा सीधा, इसका एक लोन पेयर अटैक करता है इस पॉजिटिव का चार्ज वाले कार्बन पर, तो इसने लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया, पानी इसके साथ जुड़ गया। मैंने पानी डायरेक्ट जोड़ के दिखा रखा है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस तरह से। अब इसमें से क्या होगा, ये बहुत आसान है, ये वाला बॉन्ड जो है ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीव हो जाएगा और OH इसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, डायरेक्टली ये देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया, और वो जो H पॉजिटिव आयन अलग हुआ था वो वाटर उसको ले जाएगा, फिर से H3O पॉजिटिव बन गया और अल्कोहल वापस जुड़ गया। यस गाइस, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो इसी का अब देखो इसी का एक और रिवर्स मैकेनिज्म बताता हूं। तो पहले तो इसी मैकेनिज्म को एक लाइन में बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो क्या हुआ था, यहां जैसे सिंपल हम क्या करते हैं कि HSO4 H3O पॉजिटिव आयन डायरेक्ट अटैक करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पॉजिटिव बना तो ऑक्सीजन वाटर का ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर देता है, और फिर वाटर का जो ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है, तो इस स्टेप में देखो ये ऑक्सीजन वापस अपना लोन पेयर हाइड्रोजन से ले लेता है, तो OH डायरेक्टली जुड़ गया। क्लियर है, एक स्टेप में सीधा हो रहा है। यहां से वाटर जुड़ा, H जुड़ा, फिर पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज ने वाटर से लोन पेयर लिया, वाटर ने हाइड्रोजन से लोन पेयर अपना वापस ले लिया और ये बन गया। क्लियर है?
यस सर। अब देखो इसका नेगेटिव भी, इसका उल्टा भी है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहले हमने क्या किया था, एल्कीन को हाइड्रेट किया था, एल्कीन को पानी दे दिया, है ना, नाम था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बना एल्कोहल, अब एल्कोहल को अगर डिहाइड्रेट कर दें तो, यानी कि इसका पानी निकाल दे बाहर एल्कोहल का। कैसे? बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, इस लेसन के अंदर आगे आएगा ये, ठीक है, मैंने इसको यहीं पर ऐड कर दिया ताकि आगे आपको करवाना ही ना पड़े। किस में आएगा? रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में आएगा, कि एल्कोहल की रिएक्शन के केमिकल अंदर प्रॉपर्टीज में। एल्कोहल को डिहाइड्रेट करके डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं। उल्टा, जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा है, और उसको मैंने एक ही स्टेप में दिखाया, ध्यान से देखिए क्या हुआ। एसिड का H पॉजिटिव आयन का OH जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है OH, सेम मॉलिक्यूल ले लिया जो हमने बनाया था, ठीक है, आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसके ऊपर H जुड़ जाएगा, H3O पॉजिटिव बन गया। अब पहले क्या हो रहा था कि ये वाला हाइड्रोजन वापस ऑक्सीजन लेके जा रहा था इससे लोन पेयर, बट अब एक्सेस ऑफ एसिड है तो ये वापस लेके जाएगा तो फिर जुड़ जाएगा, वापस लेके जाएगा फिर जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी आएगी कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन से छीन ले, तो यहाँ इसने अपना लोन पेयर कार्बन से छीन लिया और इस तरह से वाटर हो गया अलग। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया जो कि काफी स्टेबल होता है। यस गाइस, यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर। अब क्या होता है, ये जो CH3 था इसमें से मैंने एक H को अलग दिखा रखा है, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर आ गया, इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, H पॉजिटिव आयन अलग हो गया, दैट्स इट। समझ में आ गया क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, दैट्स इट। अरे ये क्या हो गया, ठीक है आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये सीधा सीधा एल्कीन वापस बन गया, एक ही स्टेप में एल्कीन बना रखा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत जगह पर काम आता है। डिहाइड्रेट करना बहुत आसान है बेटा, कैसे? OH जहां पर भी जुड़ा हो H पॉजिटिव आयन अटैक करवाओ, H2O बन गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी भी कार्बन से अलग करवा दो, वाटर बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो गया। हर जगह पर यही स्टेप चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डिहाइड्रेशन। सिर्फ एल्कोहल का नहीं, किसी भी चीज का कर सकते हो जहां पर भी OH लगाओ। OH मतलब एल्कोहल ही होगा वैसे तो डेफिनेटली, है ना, बट जहां पर भी वो होगा तो डिहाइड्रेशन आसानी से करवा सकते हो। दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोबोरेशन, जो आप कह रहे थे बेटा, हाइड्रोबोरेशन रवि, है ना? यस सर। हाँ, तो हाइड्रोबोरेशन इसका भी एक मैकेनिज्म है, और ये होता है एंटी मार्कोनिफ रूल से। ये बता देता हूँ, एंटी मार्कोनिफ यस रूल सर। होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो एल्कीन है, सीधा सीधा हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो सिमेट्रिकल ना हो, उसके कार्बन एटम लेफ्ट राइट में हो। BH3 को बोलते हैं बोरोन, बोरेन, जी सर। BH3, ठीक है, BH3 इसको बस अलग करके दिखा रखा है, BH3 को, ठीक है, ताकि हम मैकेनिज्म शो कर सके। तो ये H और ये BH, तो होता क्या है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, ये इधर आ जाता है, और ये B का H जो है वो इधर चला जाता है, ये दोनों डबल बॉन्ड इस तरह से लेफ्ट राइट चले जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? BH3 के अंदर बोरोन, देखना जरा बोरोन में क्या होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है पता है? 5, जी सर। 5। 1s2, 2s2, 2p में 1, ठीक 2p1। है। अब अगर ये इसके 3 बॉन्ड बनाने कैसे बनाता है, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम इसको लिखते हैं 1s2, 2s में 1, और 2px इसमें 1 है, 2py इसमें 1 है, 2pz इसके अंदर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, 3 बॉन्ड बन गए, 3 हाइड्रोजन आगे से जुड़ गए। तो अब देखो जरा ध्यान से, 2pz जो है वो खाली पड़ा है, पड़ा है? कोई भी एटम यस ये सर। नहीं चाहता कि उसका कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट हो, कोई भी एटम अपना ऑर्बिटल वैकेंट नहीं चाहता। दैट इज वाई यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है, तो ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड और लेविस बेस? एसिड, सर एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड। लेविस एसिड, है ना, लेविस एसिड, यस दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर यही होता है, BH3 जो है वो लेविस एसिड का काम करता है, समझ गए? यानी इसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ये लो, ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ये जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड था, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन खिसक के यहाँ आ जाता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो अब बोरोन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला बॉन्ड सपोज दैट है अभी, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये आसानी से ये बोरोन क्या कर सकता है, इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर है ये बात? और ये स्टेप होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है ये, तो इसलिए ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। यस बेटा, क्लियर हुआ? यस सर।
और ये मॉलिक्यूल बन गया। पहली बात। अब क्या होता है, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल, अभी भी बोरोन के तो 3 ही बॉन्ड है ना, एक ये रहा और 2 हाइड्रोजन है, 3 ही बॉन्ड है, तो यानी इसका अभी भी एक वैकेंट है। ठीक है, तो एक और मॉलिक्यूल ऐसा आएगा और जिसको ये H डोनेट कर देगा। अब देखो H डोनेट कर देगा तो क्या रहेगा, एक ही, सिर्फ एक ही H रह जाएगा BH, और बोरोन उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यानी ऐसे ऐसे 2 जुड़ गए। तो ये 2 कैसे होते हैं, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो वो कैसे होता है ये बताता हूँ। CH3 CH2 और CH2, और यहां पर बोरोन लगा हुआ है, इसके साथ H है, और एक और ऐसा ही CH2 CH2 CH3, एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको भी जो एक और H यहां पर जुड़ा हुआ था ना, वो इसने ले लिया। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था। यस, क्लियर है बेटा। यस सर। तो इस तरह से ये ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि ऐसे से 2 एटम है और BH बाहर जुड़ा हुआ है। फर्दर एक और आता है, अब तीसरा आएगा तो क्या होगा, बोरोन के चारों तरफ CH2 CH2 CH3 वाले मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, H एक भी नहीं रहा बोरोन के पास, और इस तरह का एक अडक्ट बन गया। क्लियर है यस सर। यहां पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, तो अब H2O2 के साथ अगर आप इसे रिएक्शन कराते हो विद द हेल्प ऑफ द बेस NaOH, या कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं, यहाँ OH नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। तो बेस के साथ होती है, सीधा इसको रिएक्शन करवाएंगे तो बोरोन यहाँ से हट जाएगा, H3BO3 बनेगा बोरिक एसिड, ये होता है BOH थ्राइस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये है, बोरिक एसिड, ठीक है, BOH थ्राइस ये बनता है। प्लस में उन तीनों मोलिक्यूल्स के साथ OH जुड़ जाता है, तीनों के साथ OH जुड़ गया H2O2 की प्रेजेंस में। यस, क्लियर है ये, प्लस बोरिक एसिड यस बन सर। गया, है ना, प्लस बोरिक एसिड बनेगा BOH थ्राइस, ये होता तो BOH है लेकिन इसको H3BO3 लिखते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका गलत है। दैट्स ऑल। तो ये था अभी तक कि हमने किससे किया, हाइड्रोबोरेशन। इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, डेफिनेटली OH बन रहा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद H जुड़ रहा है। अब देखो नेक्स्ट प्रेपरेशन का मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है अभी पता है, जी सर, इसमें डबल बॉन्ड से O लग रहा होता है। C जैसे डबल बोला बॉन्ड O, एल्डिहाइड, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एसिड कीटोन और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर एनहाइड्राइड, ये सब एस्टर के है। सब है ना, हाँ, ये सब के सब ये क्या होते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप से ही मिलते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, तो फर्स्ट देखो एल्डिहाइड है, सेकंड जो है कीटोन है, तो एल्डिहाइड से इसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ये है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन जोड़ो, कैसे जोड़ते हैं, निकल या प्लेटिनम ले सकते हो, या फिर आप सोडियम के साथ एथेनॉल ले सकते हो, ये भी हाइड्रोजन डोनेट करता है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों तो वो हैं जो कहते हैं ना, कोई हाइड्रोजन नहीं ले रहा ना, उसको भी जबरदस्ती चिपका के जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग, ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो नहीं और लेना सबसे चाहता। स्ट्रॉन्ग है ना LiAlH4 वो Li, होता है। हाँ, एल्यूमिनियम वाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। NaBH4 भी है बेटा, कई जगह पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फेल हो जाता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो NaBH4 का यूज किया जाता है। कहाँ NaBH4 होता है, कहाँ LiAlH4 होता है, उनके अलग अलग यूजेस हैं। कौन यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ सकता है, कई जगह पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तोड़ता है, कई जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड तोड़ता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा मेरे पास एक वो है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन किस टाइम पे कैसे काम करता है, बट आई डोंट थिंक कि वो यहाँ आपको यूज होने वाला है, अगर होगा तो हम जरूर बताते। ठीक है, तो ये समझ गए। तो इस तरह से दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनमें से कुछ भी यूज कर लो, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू डू। सीधा हाइड्रोजन डोनेट करेंगे, CHO ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड OH होता है, तो देखो अगर इसको लिखें C डबल बॉन्ड O और H, अल्कोहल बनाना है इसे, H पॉजिटिव आयन जोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पॉजिटिव हो गया, अब H नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ से सीधा इसके ऊपर अटैक कर देगा, बस बन गया ग्रुप। समझ गए, मैकेनिज्म है एक हिसाब का, शॉर्टकट में मैकेनिज्म। देखो क्या है, आप खुद भी बना सकते हो अगर आपने बनाया हुआ है तो। यहाँ आर लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, ये इधर जाएगा, नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव इसके पास आएगा, ठीक है, इस कार्बन पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो H नेगेटिव इसके पास आएगा, दैट्स इट। एक पर H पॉजिटिव एसिड से डाल दो, दूसरा H नेगेटिव जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डेफिनेटली H नेगेटिव देता है, प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में भी H नेगेटिव आसानी से मिल सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या होगा। क्लियर है, मैकेनिज्म सीधा सामने है। वैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव का कैसे? नहीं, H H नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डोनेट करता है बेटा H नेगेटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे ये बताता हूँ। लिथियम की वैलेंसी कितनी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, जी सर 3।
3 है, लिथियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, H नेगेटिव एक ये अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे बोरोन होता है, यस बोरोन में सर। होता है ना, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है। तो यानी अब इससे क्या होता है, तो यहाँ पर तो लिथियम पॉजिटिव आयन इसके साथ चिपक जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, समझ गए। सर तो लिथियम होता है पॉजिटिव, एल्यूमिनियम होता है नेगेटिव और H4 होता है ये टोटल। तो ये एक तरह का आयन होता है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर लिथियम हाइड्राइड जो है वो नेगेटिव आयन होता है और लिथियम पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव आयन में से H नेगेटिव निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये क्या करता है, यहाँ H3 लगा देता हूँ, तो ये क्या करता है, ये H नेगेटिव आयन को डायरेक्टली यहाँ पर डबल बॉन्ड, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, तो सीधा इसके ऊपर H नेगेटिव आयन कार्बन के ऊपर अटैक करवा देता है, क्योंकि ये इधर लेके जाएगा, कार्बन में पॉजिटिव बनेगा, H नेगेटिव बन गया। क्लियर है, यस सर। समझ में आया। तो इस तरह से ऐसे ऐसे, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, इस तरह से ये चारों हाइड्रोजन दे सकता है, क्यों, क्योंकि फिर ये इसके बाद क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम बॉन्ड बना लेगा चौथा। पहले हाइड्रोजन के साथ है ना 4 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन यूज होगी, तो अब इसका एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा चौथा, ठीक है, एंड सो ऑन। एक ऑक्सीजन के साथ ये नेगेटिव आयन है, इसके साथ एल्यूमिनियम AlH3 जुड़ गया, और लिथियम इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि उसको तो नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर दूसरा एल्डिहाइड आएगा, वो भी एल्यूमिनियम के साथ जो तीसरा, फिर तीसरा, चार सर एक हाइड्रोजन बार साथ ही लेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ क्लियर, कर समझ में दीजिए आया। प्लीज। हाँ जी सर, थोड़ा लेट ब्रीफ हो पे आप गया भी है। आए हो आप, चलो कोई बात नहीं, देखो सीधा यहाँ पर हम बता रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप की बात। रवि बेटा आपको ये समझ में आया कैसे जुड़े, यस सर। चार जुड़ जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको H पॉजिटिव आयन की कंडीशन के अंदर डालेंगे, तो H पॉजिटिव आयन और एल्यूमिनियम को हटा देगा और सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह से 4 अल्कोहल डायरेक्ट आएंगे। ये मैकेनिज्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इवन ये सिलेबस नहीं है, बट है, ये हायर क्लासेस में आपको मिलता है, या फिर हो सकता है कि किसी कंपटीशन वाली या अदर बुक में एक्स्ट्रा में दे रखा हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बट एनसीईआरटी में तो पक्का नहीं है, इतना जानता हूँ। तो देखो इसमें हम क्या बता रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, हमारी तो सीबीएसई है, सीबीएसई में बेटा नहीं है ये, सीधी रिएक्शन से सीधी रिएक्शन होनी है। नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो। समझ गया, तो सिंपल रिएक्शन है, सीधी सीधी होनी है। हाँ सिंपल है, यस यस, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो सीधा इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ना है, निकल प्लेटिनम सोडियम एथेनॉल के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी, ये सब हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाने वाले ग्रुप्स हैं, तो सीधा हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे, डबल बॉन्ड O को सीधा OH बना देंगे, दैट्स इट, दैट इज ऑल, ठीक है। अब सेम एज इट इज कीटोन, वो था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, व्हाई पता है क्यों, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, ठीक है, यस जो सर। कि क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता रहता है, तो दैट इज वाई। लेकिन एल्डिहाइड के एक कॉर्नर में देखो, यहाँ पर वो आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टिव हो ग्रुप जाता है। है ऑक्सीजन। ज्यादा, इसी वजह से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बस यही चीज है। तो यहाँ पर कीटोन जो है ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा ही फर्क होता है, कुछ जो कीटोन दिखाते हैं, कुछ जो एल्डिहाइड ओनली दिखाते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के, बट एट लीस्ट दोनों लगभग सेम से रिएक्टिव है, डोंट वरी अबाउट दिस। अब देखो आ क्या होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, इसको भी सेम हाइड्रोजन निकल या प्लेटिनम या फिर ऊपर वाला कोई भी यूज कर लो, सोडियम एथेनॉल यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, और ये सारे के सारे डायरेक्टली इसको हाइड्रोजन देंगे और इसको भी OH बना देंगे, तो दोनों तरफ से हमारे पास OH बन रहा है, नथिंग स्पेशल। एल्डिहाइड से जब रिएक्शन करवाओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से करवाओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, वाई, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके पीछे एक कार्बन लगा है यहाँ पर, और उसके पीछे 2 कार्बन लगे हैं यहाँ पर, तो 1 कार्बन लगाओ तो 1 डिग्री, 2 कार्बन लगे तो 2 डिग्री, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा, यस सर। क्लियर है, यस सर जो इसके गाइस। रिएजेंट्स हैं, ये निकल वगैरह, सर ये तो लिख लिख के याद करने पड़ेंगे ना। याद ही करने पड़ेंगे बिल्कुल, हाँ किसने चलो। मना किया याद करने के लिए, ये तो सब हाइड्रेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन वाले रिएजेंट रिड्यूसिंग सब एजेंट है। रिड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन का जोड़ना रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं सारे के सारे, कोई एक यूज करना है, एनीवन एल्स यू कैन यूज, चॉइस इज योर्स, कोई एक। लेकिन जब स्पेशल यूज होता है कोई किसी स्पेशल केस में, तो वो नेमिंग रिएक्शन भी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको करना इजी होता है। व्हाई द नेमिंग रिएक्शंस आर देयर,
नेम का मतलब होता है कि इस बंदे ने किसी समस्या को सुलझा दिया। एक्सपेंसिव होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको कोई बोले कि आपको रिडक्शन करवानी, आप सीधा नाम ले दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा बनता है। तो इसको अगर आप नाम लोगे तो डेफिनेटली वो कहेगा भाई हम तो लुट जाएंगे, छोटी सी चीज बनानी, सोने से महंगा बनाना चाहते हो क्या? लोहे को बनाने में सोने से ज्यादा पैसा लग जाए तो? एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, लोहा सस्ता है, एल्यूमिनियम महंगा है, पता है सबको? यस सर। एल्यूमिनियम के बर्तन महंगे होते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्यूमिनियम लोड्स ऑफ अमाउंट में मिलता है, लोहे से ज्यादा एल्यूमिनियम मिलता है अर्थ क्रस्ट में, पता है आपको? लोहे से ज्यादा एल्यूमिनियम है अर्थ क्रस्ट में। फिर भी एल्यूमिनियम महंगा क्यों है? एक्सट्रैक्शन महंगा है एल्यूमिनियम का, उसको साफ सफाई करने में और उसको प्योर बनाने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए वो लोहे से महंगा है। मिट्टी में पड़ा है तो उससे क्या फर्क है? दैट इज इट। समझ गए? तो यानी कि कुछ चीजों में एक्सपेंसिव ज्यादा लगते हैं, तो उनको अगर कोई सोल्व कर देता है उस समस्या को। हमारे पास एल्यूमिनियम लोट्स ऑफ अमाउंट में है, लेकिन उसे निकालना बहुत मुश्किल है। एल्यूमिनियम के दरवाजे बन सकते हैं, लकड़ी का अल्टरनेट हो सकता है, अगर उसे लकड़ी से सस्ते लेवल पर ले आए तो। अगर उसके एक्सट्रैक्शन को, आप लोगों में से किसी का दिमाग सही चले, ले आइए। एल्यूमिनियम अगर लकड़ी से सस्ता हो गया, सोच के देखना, सबके घरों में दरवाजे एल्यूमिनियम के होंगे, मोटे मोटे एल्यूमिनियम के दरवाजे, मजबूत भी होंगे लकड़ी से, क्योंकि पतली पतरे से थोड़ा बनाना है उसे, बिल्कुल सॉलिड उससे बना सकते हैं आप। वो मजबूत भी होंगे और उसे तोड़ना भी मुश्किल होगा डेफिनेटली, और वो सस्ते भी होंगे लकड़ी से। उस पर कोई भी कलर कर लो, लकड़ी जैसा कलर कर लो, टूटेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट एल्यूमिनियम महंगा है, लोहे से भी महंगा है, एक्सट्रैक्शन महंगा है उसका, दैट इज वाई। ठीक है, तो यहां पर भी यही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से एस्टर को भी रिड्यूस कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो उसका रिडक्शन देखिए क्या होता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6। B2H6 जो है वो बोरोन ही होता है, बोरेन ही होता है, BH3 से ही मिलकर डाइबोरेन, बनता है। डाइबोरेन ना। डाइबोरेन बोलते हैं उसे, है ना। दो बोरोन के मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ में डाइमर बनाते हैं, इसीलिए ये डाइमर की फॉर्म में रहता है, लेकिन होता ये BH3 ही मोलिक्यूल है। प्लस ईथर, ड्राई ईथर की फॉर्म के साथ में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वैसे ड्राई ईथर के साथ में यूज किया जाता है, अगर पानी होला हल्का सा भी हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा, पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिर्फ ड्राई ईथर के अंदर यूज करते हैं। H3O पॉजिटिव सेकंड कंपोनेंट होगा, पहले इनमें से कुछ मिलाइए, फिर सेकंड H3O पॉजिटिव यानी एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो OOH था, एक O हट जाएगा, अकेला OH रह जाएगा, और डबल बॉन्ड O की जगह दो H जुड़ गए। C डबल बॉन्ड O OH था, ये डबल बॉन्ड O हट गया और इसकी जगह पर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये हट जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, दैट इज सीधा रिडक्शन है, कुछ नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट रिड्यूस करो। एस्टर, RC डबल बॉन्ड OOR, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस एसिड के साथ में रिडक्शन कीजिए, ईथर का भी OR। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, क्या हो रहा है, R के साथ CO है, R के साथ कार्बन, ये रहा कार्बन, और OH लग गया, एक तो ये बनेगा। OR के साथ में, इसके साथ में भी H लग गया, OR था, इसके साथ में H लग गया। समझ में आ रहा है? डैश था ये, R डैश, OR डैश। तो इस तरह से बीच में से, यानी कि OR, C डबल बॉन्ड O के बाद जो OR लग रहा है, वो वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, ये वाला ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड O भी टूट जाता है, उसके साथ H लग जाता है, कार्बन के साथ बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो, OR के साथ भी H लग जाता है, और इस तरह से आपके पास में दो अल्कोहल्स आते हैं। यस, क्लियर है गाइस? ये सर रिडक्शन ऑफ यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बेटा। सर ये सेकंड वाले में हमें RC डबल बॉन्ड O और OR दे रखा था, तो हमारा डबल बॉन्ड O जो टूट करके H2 बन गया, उसके बाद हमारा जब OR टूटा तो उसकी जगह OH आ गया। बट लेकिन सेकंड में R-OH कैसे आया? कैसे मतलब तोड़ जब रहे ये हो आप? देखो, ये टूट गया, यहां से टूट गया, ये OR डैश है, इसके साथ H जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। और ये जो COR है, ये बन गया, इसके डबल बॉन्ड O की जगह पर OH जुड़ गया और H जुड़ गया, जितनी वैलेंसी बाकी हाइड्रोजन से पूरी कर दी इसने। क्लियर हुआ? तो फिर सर एक ही H आना चाहिए ना, इधर दो H आ रहे हैं। किधर? यहाँ ये वाले? हाँ हाँ। तो कितने भी H आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको? देखो होता क्या है, RC डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड H ये टूट गया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी वो रह रही है, दो वैलेंसी चार। रहेगी, दो हाइड्रोजन हाँ। और जुड़ेगी, दो हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये हाइड्रोजन देने के लिए तो बैठा है, कितने भी ले लो इससे। हर एटम में एक ही थोड़ा होता है बेटा,
कि एक ही हाइड्रोजन देंगे, दूसरा हम दे ही नहीं सकते हैं। अगर उसके पास गुंजाइश है, उसकी वैलेंसी खाली है, तो चाहे 4 दे दो, उसको क्या दिक्कत है? यस, क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। है ना? तो वो तो कितने भी दे सकते हो, आपको सारी वैलेंसियां हाइड्रोजन से पूरी करनी है, बस बात खत्म। उसका डबल बॉन्ड उड़ा के अल्कोहल बनाओ उसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब इसी में एक नेमिंग रिएक्शन आती है। ये नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सभी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उनका मैकेनिज्म भी अगर है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन है, बाउवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, नाम आप जो लेते हो आपकी चॉइस है, लेकिन स्पेलिंग लिखी हुई है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, अब इसकी डेफिनेशन है ना, ये ध्यान से कर लेना। एक दो आगे एमाइन वाले रिएक्शन, एमाइन वाले लेसन में रिएक्शन आएगी, ठीक है, उसका नाम भी बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन होगा। तो वहां पर उसको एडिट जरूर कर देना कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एमाइन एंड एस्टर, एमाइन एंड एस्टर, यहाँ एमाइन वर्ड भी आएगा। ठीक है, लेकिन जब वो रिएक्शन करोगे तभी यहाँ एमाइन वर्ड लगाने का फायदा है, इसलिए मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि वो रिएक्शन फिर आप पूछोगे सर एमाइन की तो हो ही नहीं रही है ना? तो इसीलिए फिलहाल यहाँ जितना लिखा हुआ है उसको याद कीजिए। जब एमाइन वाला लेसन करेंगे तो आपको कुछ रिएक्शंस वहां एडिट मिलेगी, हल्का सा एक एमाइन और जोड़ना है। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर फिलहाल के लिए, तीनों के तीनों अगर इनको रिड्यूस करते हैं सोडियम प्लस अल्कोहल से, अभी मैं बता रहा था कि पीछे देखो यहाँ पीछे वाले रिएक्शन में यहाँ लिखा हो ना सोडियम एंड अल्कोहल, तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, अगर इन तीनों को, यहाँ एस्टर को भी रिड्यूस करवा रखा है, तो ये सारे के सारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, किसी BH3 वगैरह से करवा रखे हैं। लेकिन अगर इन तीनों का रिडक्शन आप सोडियम प्लस अल्कोहल से करते हैं, सोडियम प्लस एथेनॉल, जनरली अल्कोहल एथेनॉल ही होता है, लोट्स ऑफ अमाउंट में मिलता है, तो सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ अगर रिडक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन का नाम बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन होता है। सामने आपको एस्टर का रिडक्शन दिखा रखा है, ओनली एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन का भी ऐसा कर सकते हैं। याद रखना, इस चीज को माइंड में रखना, सोडियम प्लस अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर में से किसी का भी रिडक्शन करवा रहे हैं तो सीधा अल्कोहल बनेंगे, और उस रिडक्शन का नाम बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन होगा। इस बंदे ने सोडियम प्लस, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, नो नो नो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले वैसे ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर एस्टर को जो है वो सोडियम और एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो बैकएंड में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले यूज हो रहा होता है, उसको रिड्यूस नहीं करवाते, वो एस्टर बना के रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एस्टर से ही बनता है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते। तो यहाँ एस्टर है प्लस हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां से आया, Na और C2H5OH, एथेनॉल से आया, सीधा एस्टर से अल्कोहल बन गया। अब देखो कौन सा अल्कोहल बना, R और C, ये रहा R और C, और इसके साथ OH और H2 जितनी वैलेंसियां लगी, और R डैश, ये था R डैश, OR डैश लगा लो, OR डैश के साथ में H लग गया। सेम जैसे ऊपर दिखा रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, ये सेम है, ध्यान दोगे तो रिएक्शन एकदम सेम है, बट इसका नाम बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन क्यों है, क्योंकि ये सोडियम और एथेनॉल के साथ अगर ऐसा करवाते हो तो उस रिएक्शन का नाम बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन होगा। अगर कोई सर और, इनवेसेंट हाइड्रोजन ना डाले तब भी काम हो जाएगा? हाँ वो हाइड्रोजन उसी से मिलेगी, सोडियम से, वो दिखा रखी है फ्री हाइड्रोजन है, फ्री हाइड्रोजन कहाँ से आई, सोडियम एथेनॉल से। क्लियर है? सर एक सोडियम एथेनॉल से कैसे आई, आप वो बता देंगे प्लीज? सोडियम इसके साथ लग जाता है, H यहाँ से हट जाता है बेटा, इथोक्साइड बेस बन जाता है, ये C2H5 और ONA, दैट इज ONA पॉजिटिव, प्लस पानी वगैरह तो इसमें होता ही है, डेफिनेट सी बात है, तो वहां से वो H पॉजिटिव H नेगेटिव दोनों तरह की रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो वो बैकएंड टीम, बैकएंड में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मेन यही है कि सोडियम और एथेनॉल H प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो सीधा H इनको मिल रहा है यहाँ से सोडियम और एथेनॉल से, और ये सोडियम इथोक्साइड बेस बन जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है, दैट्स इट। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग भी है। ठीक है, बस इसकी हेडिंग, ये जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। यहाँ एक अमाइन वर्ड भी आएगा जो अमाइन वाले लेसन में आएगा, सेम बाउवेल्क ब्लैंक रिडक्शन में ही अमाइन आता है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है भाई RMgX, R के साथ Mg लगा हुआ है और X लगा हुआ है, X होता है हेलोजन, तो हेलोजन डेफिनेटली स्लाइटली नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पर 2 स्लाइटली पॉजिटिव होगा, आप ये कह सकते हैं। यस, क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सबको क्लियर है? RMgX। सर आपने आर के ऊपर डेल्टा नेगेटिव कैसे लगाया, तो डेल्टा क्योंकि वो भी, पॉजिटिव होगा ना? कैसे, किसने बोला? मैग्नीशियम क्या है, मेटल, सर मेटल क्या मैग्नी, करता है, हाँ मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट लूज करता है, करता है। तो हाँ दोनों को दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक्स को भी दे रहा है, आर को भी दे रहा है। बट सर अगर हम देखें जो आर होता है हमारा, वो तो प्लस आई दिखाता है ना?
किसने कहा? हम कुछ भी सर करवा हम सकते पढ़ते हैं। हैं। हाँ, वो किस लिए पढ़ते हो? आर प्लस आई किसको दिखाता है? कार्बन को ही दिखाता है। यस, हाँ। मैग्नी मेटल को दिखाने की हिम्मत है उसकी? सोचो। नहीं। मेटल है बेटा वो, मेटल मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप उसको कैसे मान सकते हो प्लस आई दिखाएगा यहाँ पे? हिम्मत ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है ना। यस वैल्यू सर जो मतलब आपको जनरल लॉ जो आपको बताए जाते हैं वो जनरल होते हैं कि वो आर प्लस आई दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। किसको? ये नहीं बताते। कार्बन की चेन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, लेकिन अगर मेटल के साथ जुड़ जाएगी तो ऐसे डोनेटिंग इन नेचर हो जाएगी। देखो, अगर मैं ये यहाँ लिखूं CH3 और Na पॉजिटिव लिख दूं तो नेगेटिव यही होगा। याद रखना, सोडियम एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलती, +1 और +2 रहता है हमेशा इनका, किसी के साथ भी जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो सब जज्बात पलट गए ना, सब उलट हो रहा है। तो यस, मतलब क्लियर है? मैग्नीशियम की वजह से वो माइनस आई दिखा रहा है। ऑब्वियस है, इन कॉमन, बिल्कुल ओके सर। है ना। देखो, ऐसा नहीं कि रूल से चिपक जाओ। अगर आप रूल से ज्यादा चिपक गए तो वो रूल थोड़ी देर बाद में रूल ही टूट जाएगा, फिर क्या करोगे? कोई भी रूल कहीं पे भी 100% एप्लीकेबल नहीं है। आप उसकी लिमिट से बाहर निकलोगे तो रूल टूट जाएगा। आप एक पर्टिकुलर लिमिट में रह के एक रूल याद करते हो, प्लस आई माइनस आई, ये सिर्फ लिमिटेड रूल है। प्लस आई को भी माइनस में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सुना होगा ना। केमिस्ट्री में तो वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, लोग हमेशा केमिस्ट्री को बदनाम करते हैं, बट एक्सेप्शंस नहीं है। केमिस्ट्री दुनियादारी दिखाता है, हर चीज से लिंक करता है। केमिस्ट्री हर चीज की केमिस्ट्री को ऐड कर सकता है। किसी भी चीज की केमिस्ट्री केमिस्ट्री से समझी जा सकती है। केमिस्ट्री कभी भी बदल जाती है किसी भी चीज की, क्यों? बिहेव करता है। आपको पता है पानी में नमक घुल जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। यस, कोलोइडल यस वाला सर। लेसन करा हुआ है, यस सर। कोलोइडल यस वाला सर। लेसन किया हुआ ना। तो पानी के अंदर नमक घुल जाता है, ट्रू सॉल्यूशन है। सस्पेंशन नमक किस में होता है पता? बता सकते हो नमक सस्पेंशन की तरह बिहेव किस में करता है? बेंजीन। यस, दैट इज द राइट आंसर। बेंजीन में वही नमक सस्पेंशन बन जाता है, वो घुलता ही नहीं है उसमें, बल्कि बहुत कम घुलता है। सस्पेंशन थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है। ऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक नहीं घुलता, नॉर्मल सी बात है। समझ गए? यानी यहाँ रूल टूट गया। आप कह रहे हो पानी तो सर ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, नमक के साथ में पानी पानी बनाता है, बेंजीन नहीं बनाता। बिल्कुल उलट हो गया, बिहेवियर उलट हो गया। सेम यहाँ पर है भाई। आप इस चीज से मत चिपकिए कि रूल क्या है, आप ये देखिए कि रूल को वायलेट कर रही है क्या कोई चीज। यस, मैग्नीशियम इज वायलेटिंग द रूल बिकॉज ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलने वाला। ये कहता है मैं नहीं बदलूंगा, दुनिया बदलती है तो बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं एम्फोटेरिक भी है, वाटर एसिड के साथ बेस दिखाता है, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव दिखाता है। तो उसको क्या बोलोगे, एसिड या बेस? वाटर खुद तो न्यूट्रल होता है, तो वो दुनिया बदलने के लिए बैठा है, वो जिसके साथ जैसा है वैसा लगेगा। तो एसिड एसिड रहेगा, बेस बेस रहेगा। H2SO4 एसिड होता है ना, क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का एग्जांपल बता सकता है कोई मुझे? स्ट्रॉन्ग एसिड का नेम, स्ट्रॉन्गेस्ट। HCl। HCl। HCl नहीं, HCl। नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वो तो एक ही बात होगी ना, कंसंट्रेटेड लो डाइल्यूट लो, HCl तो HCl है। वो तो H2SO4 है फिर तो सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ द एसिड है, बिल्कुल। HCl से ज्यादा एसिडिक है, बिल्कुल। लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताता हूँ क्या होता है। HClO4, नॉट HCl, इट इज HClO4। क्या नाम है इसका? पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4। समझ में आया कैसे होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट? इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखना जरा ध्यान से। क्लोरीन यहाँ पर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ H लगा होता है। ये लो, ये है HClO4 का स्ट्रक्चर। इसमें से जब H पॉजिटिव आयन छोड़ के चला जाता है ना, इसको ये छोड़ के चला गया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अब ये ClO4 पर नेगेटिव चार्ज जो आता है, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, याद रखना, क्लोरीन पर नहीं। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल, स्टेबल आयन होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होता है ClO4 नेगेटिव आयन। ये इतना स्टेबल है कि H पॉजिटिव आयन को दोबारा पकड़ेगा ही नहीं। अब ये H पॉजिटिव आयन आना चाहे तो भी इसको आने नहीं देता। इस वजह से H पॉजिटिव आयन को किसी दूसरे के साथ ही जाना पड़ता है। दैट इज वाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो अगर H2SO4 और HClO4 दोनों को एक साथ मिला दे तो H2SO4 के कान पकड़वा देगा ये, कहेगा H ले, और तुझे लेना पड़ेगा क्योंकि H के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। तो होता क्या है बताता हूँ। HClO4 कभी सुना ही नहीं होगा ना कि H2SO4 भी ऐसा कर सकता है। H2SO4 होगा क्या पता है? H3SO4, H3SO4 प्लस ClO4 नेगेटिव।
H3SO4 सुना कभी? H3SO4 डायग्राम दिखाता हूँ इसका कैसा होता है। नहीं सर। डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH। तो देखो अब क्या होता है इसके अंदर, ये डबल बॉन्ड O इधर जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, HClO4 का H आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये लो सल्फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो सल्फर पॉजिटिव कहाँ से पूरा करता है? अब ये भी जरा ध्यान से देखना कि सल्फर का पॉजिटिव आ गया तो अब सल्फर क्या करेगा बेचारा। तो सल्फर इसके अगल बगल में 3 ऑक्सीजन बैठी हैं, 4 लगा लो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, तीनों के लोन पेयर एक बार इससे लेगा, ये H जाना चाहेगा, HClO4 तो लेगा नहीं, ये H वापिस इसी से जुड़ जाएगा, फिर इससे लेगा, फिर इससे लेगा, और इस तरह से तीनों के बीच में रेजोनेंस चलता रहेगा। समझ में आ गया? और इस तरह से HClO4 का मोलिक्यूल, H3SO4 का मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उस सॉल्यूशन में, बट सिर्फ किसकी प्रेजेंस में? HClO4 की प्रेजेंस में। समझ में आया? दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है पता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो NaOH, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल गलत। अरे इससे स्ट्रॉन्ग तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, अभी अभी मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, पता है? C2H5O नेगेटिव प्लस Na, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH से, जो आप NaOH बोल रहे हो उससे स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के कॉन्सेप्ट में आता है, ये आप ही की क्लास में आता है, पता है? +1 में, +2 में सॉरी, ये आप ही की क्लास में कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस की फॉर्म में, इसी लेसन में आएगा आगे, तब मैं आपको शायद बताऊंगा कि ये क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपने पढ़ लिया, वो +1 में आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4 होता है, लेकिन शायद आपके टीचर्स ने किसी ने अवेयर नहीं किया आपको, कोई बात नहीं, लेकिन जो बेस है उसके बारे में कोई टीचर अवेयर नहीं करता, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, वो कौन सा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये आप सुनकर भी आप बड़े हैरान हो जाओगे, CH3 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव आयन को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है और CH4 बना देता है, और इस CH4 में से H निकालना, H पॉजिटिव निकालना, इज द CH4 इज एसिड? क्या CH4 एक एसिड है? मतलब ही नहीं बनता, ये H देगा भी नहीं, मरे ना दे ये, समझ रहे हो? दैट इज वाई क्या है कि CH3 नेगेटिव आयन स्ट्रोंगेस्ट बेस है। क्या इनसे भी कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है? HClO4 और CH से क्या इन स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है? यस, हो सकता है। वो होते हैं सुपर एसिड मीडिया, मीडियम होते हैं वो, अकेला मॉलिक्यूल नहीं होगा वो, कई मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर और आयनिक फॉर्म के अंदर, एक लिक्विड के अंदर वो सुपर एसिड मीडिया बनाते हैं, जो HClO4 को भी H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। HClO4 को भी H पॉजिटिव आयन लेना पड़ जाएगा, मतलब वो बेस बन जाएगा, जैसे H2SO4 बेस बन गया था HClO4 के सामने, सेम एज इट इज। तो वो सुपर एसिड मीडिया होते हैं, और ये बात भी बियॉन्ड योर क्लास है, उस वहां तक नहीं पहुंचेंगे हम सुपर एसिड मीडिया में, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो आपको कम से कम जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि उनका जो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल आयन CH4 न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्गली स्टेबल होता है, CH4 बहुत स्ट्रॉन्गली स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा। दैट इज वाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है CH3 नेगेटिव, उसका उल्टे वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से ये चीजें चलती हैं। सोच सकता हूँ आप लोगों के बेसिक्स कैसे हैं वो मेरे को समझ में आ रहा है ना, कभी आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिला, मैं सोचता हूँ कि सिलेबस हो जाए, सिलेबस हो जाए, दैट इज वाई। ठीक है, वरना मुझे भी कुछ पता लगे कि आप लोगों में क्या कमियां हैं, कहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या मिस किया है, बट डोंट वरी, ये सब कमियां चलती रहती हैं। कमियां होने के बावजूद एक चीज बता देता हूँ, जैसा मैंने आज आपको शुरू में बताया था कि क्या करना चाहिए आपको IIT क्वालिफाई करने के लिए। NCERT सॉल्व करो, ये छोटी मोटी जनरल नॉलेज वाली बातें तो कभी भी पता लग जाएंगी, NCERT के सारे क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, जो थ्योरी में करवाया जा रहा है याद करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, पिछले लेसन के, जो हो चुका है उसके, जो हो रहा है उसके नहीं, क्योंकि इस लेसन का तो कोई आगे का क्वेश्चन आपको मिल गया, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो हमें आते ही नहीं, आपने करवाया नहीं, वो आगे आएगा भी लेसन में, अभी नहीं आएगा। इसलिए पीछे वाला लेसन जो पूरा हो चुका है उसके 5 क्वेश्चन डेली कीजिए, और उससे पीछे जो पहले पूरा हो चुका है उसके 2 क्वेश्चन एडवांस लेवल के उठाओ। बस ये रेगुलर ट्रेंड करना शुरू कर दो, IIT बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन आप लोग डिले चल रहे हैं, तो आपको कम से कम इसका डबल मेहनत, NCERT कंप्लीट करने के लिए 10 क्वेश्चन डेली उठाइए, और डेली 2 या 3 क्वेश्चन वो एडवांस लेवल के उठाइए, और NCERT के डेली 10 क्वेश्चन, हर लेसन के सारे NCERT कवर कर दो, सब एक भी मत छोड़ो।
उसके बाद फिर पिछले 5 सालों के एडवांस और मेंस लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर लो बैठ के, सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन सोल्व कर लो बैठ के, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ, इतना काफी होगा, सोच लेना क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, RMg और X, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव होगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पर 2 स्लाइटली पॉजिटिव होगा, दैट्स इट। अब देखो होता क्या है, तो क्योंकि कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्डेड होगा एक बॉन्ड छीन लेती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक बॉन्ड छीन रही है, इससे क्या होने वाला है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन नेगेटिव CH3 उस पर अटैक कर देगा, सीधा ये हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया और ये नेगेटिव के साथ MgBr पॉजिटिव, क्योंकि R नेगेटिव हट गया इससे, तो MgBr, हमने ब्रोमीन लिया यहाँ पे तो MgBr, Br पॉजिटिव यहाँ बच गया और ये इसके साथ चिपक जाएगा। फर्दर एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, सीधा क्या होगा, MgBr यहाँ से हट जाएगा, इसके साथ OH जुड़ गया, दैट्स इट, हमारा एल्कोहल बन गया। और ये एल्कोहल कौन सा बना, 1 डिग्री, किस चीज से मिलकर बना, फर्स्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिन का नाम सुना है, फॉर्मेलिन क्या होता है पता है, एनीवन नोज अबाउट द फॉर्मेलिन? जी सर। क्या होता है बेटा, किस चीज में यूज होता है, एनिलीन के ऊपर। एनालिन पर, अरे कुछ और ही बता रहे हो आप। फॉर्मेलिन, फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन का आपस में रिलेशन होता है, बता सकते हो क्या होता है रिलेशन, फॉर्मेलिन कहाँ यूज होता है, फॉर्मेलिन कहाँ पर यूज होता है ये बता सकते हो, इनका रिलेशन बताता हूँ। एंटीसेप्टिक में होता है ना, एंटीसेप्टिक में होता है। ना 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 ना, गलत जा रहे हो बेटा बहुत, रिलेशन मैं बताता हूँ। पानी डाल दो फॉर्मेल्डिहाइड में, प्योर फॉर्मेल्डिहाइड में जब पानी डाल देते हो, ठीक है, तो उस मिक्सचर को बोलते हैं फॉर्मेलिन, और उस मिक्सचर के अंदर जो प्रिजर्वेटिव होता है मिक्सचर, जो डेड बॉडीज आप लोगों ने देखी है, डेड बॉडीज एक लिक्विड में बंद होती है जनरली, देखा लिक्विड में डेड बॉडी बंद होती है, नहीं यस सर। देखा, देखा अगर देखा हो, स्पेसिमन बोलते हैं उन्हें, स्पेसिमन्स, कभी आप नेट पे सर्च कर लेना कि कौन से लिक्विड के अंदर बॉडीज को प्रिजर्व रखा जाता है, वो फॉर्मेलिन होता है। पानी में तो बॉडी गल जाएगी, उसकी जो स्किन है ना वो पानी में घुलना शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फॉर्मेलिन ऐसा है, उसको गलने नहीं देता, उसको स्टिक बना देता है, मतलब स्टिक कर देता है, उसको चिपका देता है उसके साथ में, उससे हटने नहीं देता, बॉडी गलती सड़ती नहीं है फॉर्मुलिन के अंदर। तो किसी भी अगर इंसान की बॉडी डेड होने के बाद उसको ऐसा कैसा, मेरी अगर, मैं अगर डेड हो जाता हूँ, मेरे को ऐसा का ऐसा अगर रखना है, तो फॉर्मुलिन के लिक्विड के अंदर मेरे को पूरा का पूरा डाल के रख दो, तो मेरी दाढ़ी मूछ सब कुछ नोज वो सब ऐसी ही नजर आएगी, ये सूखेगी नहीं, इसमें ये ड्राई नहीं होगी। पानी प्लस फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर होता है फॉर्मुलिन, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज किया जाता है। क्लियर है क्या यूज होता है? बहुत, सर फॉर्मुलिन एयर के साथ कांटेक्ट मतलब तोड़ देता है क्या, तभी तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही बॉडी। क्या कह रहे हो, ऐसे सर हम ये ऑक्सीडाइज कह नहीं होती सकते। बेटा। देखो पहली बात बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, वैसे मैं बायो में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्या होता है, पानी की कमी, बॉडी में से पानी ड्राई हो जाता है, पानी फॉर्म ड्राई नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी चीज, पानी जो है ना वो बॉडी के साथ में रिएक्शन करके उसको गला के और उसको मतलब खराब करना शुरू कर देता है, फॉर्मेलिन उसको प्रोटेक्ट करता है, मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो पानी के साथ उसको रिएक्शन नहीं होने देता। दूसरी चीज, इस वजह से दोनों चीजों से हम बच जाते हैं। यानी अगर किसी इंसान की डेड बॉडी को खुला छोड़ देते हो, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करके उसको खाना शुरू कर देंगे, वो सड़ जाएगी, स्मेल आएगी और लास्ट में सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कीड़े बन जाएंगे फिर हड्डियां, कीड़े खाएंगे बॉडी को फिर हड्डियां रह जाएंगी अकेली। बट अगर हम किसी बाहर के मोलिक्यूल का अटैक ही ना होने दे, किसी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना होने दे, हम बिल्कुल स्पेस में वैक्यूम में रखें, तो वैक्यूम के अंदर भी बॉडी में से पानी बाहर निकल जाएगा, वेपर्स फॉर्म में पानी फैलना शुरू हो जाएगा बॉडी में से, और बॉडी सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल हड्डियों के साथ मांस बिल्कुल चिपक जाएगा, बिल्कुल ऐसे एकदम चिपक जाएगा, नोज वोज सब खत्म हो जाएंगे, और हम बिल्कुल सूखी हुई हड्डियां, हड्डियां जैसे सूख जाती हैं और वो चिपक जाता है मांस हड्डियों से, स्किन हड्डियों से, वैसे बन जाएगा। तो फॉर्मलिन एंड वाटर इन दोनों चीजों से इसको प्रिजर्व करते हैं और किसी बाहर के मोलिक्यूल का अटैक भी नहीं होने देते, दैट इज इट। ठीक है, तो ज्यादा बायो में नहीं जाना चाहूंगा कि कैसे क्या होता हो। तो यहाँ देखो भी CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड और नेगेटिव ऑक्सीजन होगी, वाटर के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री बनेगा। अगर दूसरा कोई एल्डिहाइड हो तो, जैसे कि वो आगे करेंगे, खैर सेकंड एक और है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एक और है, RMgX को ही अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो, क्या होता है, ये ऑक्सीरेन इपोक्साइड, पता है क्या होते हैं,
इपोक्साइड, या फिर इसका नाम एक और है ऑक्सीरेन। यस बेटा, जानते हो ये होते हैं जब कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ में, जो दो एडजेसेंट कार्बन है और उनके साथ में दोनों ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन या इपोक्साइड। यस, क्लियर है, इपोक्साइड या ऑक्सीरेन। जैसे आप लोग अल्कोहल का ग्रुप करते हो, वैसे इपोक्साइड या एक्सीरोन का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है, +1 में नहीं आता, ये +2 में ही आता है, इपोक्साइड और ऑक्सीरेन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, नया ग्रुप है आप लोगों के लिए, ये +2 में ही सिखाया जाता है, हम बच्चों को +1 में नहीं सिखाते हैं। हालांकि नेमिंग के अंदर ये आता होता है, ऑक्सीरेन और इपोक्साइड को की चेन को नेम कैसे दिया जाता है, तो वहां पर अगर कोई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा है, वहां उसे ये बताया जाता है, वरना +2 में ही डायरेक्ट सबको बताते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये सबके लिए फॉर्मल न्यू है, मतलब नॉर्मली जो सबके लिए न्यू होती है, आपके लिए भी न्यू है। RMG एक्सिस में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन ऊपर बैठा है तो ऑक्सीजन डेफिनेटली स्लाइटली नेगेटिव होगा, दोनों कार्बन को स्लाइटली पॉजिटिव बना देगा वो। तो इस स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन पर RMGX वाला नेगेटिव कार्बन जो है वो इस पे अटैक करेगा, इससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो MgX पॉजिटिव उससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ MgX पॉजिटिव इससे जुड़ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, दैट्स इट। और ये कार्बन की चेन देखो, दो कार्बन तो ये रहे, इसके आगे ऑक्सीजन है और एक R यहां से आ गया, तो R और दो कार्बन की चेन CH2CH2, इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं ये सारे के सारे कैसे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके साथ जुड़ गया। फर्दर क्या होता है, वाटर के साथ ट्रीट करवाइए, OMgX के साथ सीधा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीरेन भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाते हैं। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। फर्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अगर सेकंड एल्डिहाइड हो, फर्स्ट एल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड जिसमें कार्बन की चेन भी होती है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, सेम प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव पर CH3 नेगेटिव, जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर है, वो CH3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, सीधा जुड़ गया, OMgI बन गया, ये MgR। और MgX में X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, तो यहाँ आयोडीन वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, एसिडिक वाटर के साथ, H3O पॉजिटिव एसिडिक वाटर होता है, वाटर में एसिड घुलने के बाद यही होता है वो, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, सीधा इसके साथ ट्रीट करवाते हैं, OH जुड़ गया, दैट्स इट। यस, क्लियर है, सेम प्रोसेस है जो यहां पर हुई पहले केस में, सेम टू सेम, बस यहाँ H की जगह CH3 लगा दिया, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक CH3 आया किससे, ग्रिग्नार्ड रीजन से, एक पहले से लगा हुआ था, एक ग्रिग्नार्ड रीजन से आया और OH लग गया, मतलब वो कार्बन जिसके साथ में OH है उसके पास 2 CH3 है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? मतलब जो भी होगा उसमें एक कार्बन प्लस हो जाएगा ना, एक कार्बन जुड़ जाएगा। हाँ, मतलब जो भी है एक कार्बन जुड़ जाएगा। पीछे वाली प्रोसेस है सेम, ये देखो, ये रहा, ये था CH3 और C, ये देखो ये यही है CH3 और C, बिल्कुल यही है, सिर्फ ये यस वाला सर। CH3 आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक, तो ये वाला CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ OH लग गया, और ये CH3 ऑलरेडी था, तो जो जिस कार्बन के साथ OH लगा, अब उसके साथ पहले एक ही H था, एक ही कार्बन था, अब दो हो गए हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सेम एज इट इज। अगर कीटोन हो तो फोर्थ रिएक्शन देखिए, कीटोन वाली, CH3CH3 सर ऑलरेडी। यस बेटा। सर एक डाउट था सर, ये बोलो। अभी जो आपने बताया इस वाले रिएक्शन में मतलब कार्बन के साथ CH3 ग्रुप क्यों जुड़ा, मतलब MgI नहीं जुड़ सकता था क्या? पीछे वाली रिएक्शन समझ में आई बेटा? ये यहाँ पर भी तो MgBr जुड़ सकता था ना, क्यों नहीं जुड़ा यहाँ पे? यहाँ के लिए क्या बोला कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन जब इधर छीनेगा तो कार्बन पर यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, ये कार्बन नेगेटिव है, नेगेटिव ही पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अरे हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो यही सेम वहां हो रहा है, यहां पर भी तो यही हो रहा है, बस मैंने क्या किया पता है, इस H की जगह पर CH3 लगा दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, आप चेक कर सकते हो, दोनों तरफ सेम टू सेम है, दोनों तरफ आपको सेम चीजें ही मिले, नथिंग स्पेशल इन दीज। ये देखो, दोनों तरफ आपको सेम मिलने वाला, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस CH3 को छोड़ के वही चीज बनेगी। अब ये CH3 एक ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर यहीं पर H होता, सोचो अगर यहीं पर H होता ऑलरेडी पहले से ही, अब देखो अगर यहां पर इसको हटाकर मैं H लगा देता हूं तो ये वही मॉलिक्यूल, दैट्स इट। थ्री लगा दिया, दोनों तरफ CH3 फर्स्ट कीटोन एसीटोन, ये पहला कीटोन है, आप कार्बन की चेन को और बड़ा भी कर सकते हैं, फर्स्ट कीटोन है
सर आपकी वॉइस इसका बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है। एसीटोन क्या सर ब्रेक हो रही है। होता है पता है? तो चल रहा है। यस आई थिंक मेरा नेट सही है भाई। आप किसी को वॉइस अभी ब्रेक हो रही है? सर नहीं आ रही, सर ब्रेक हो रही है। नहीं हो रही? ठीक है, ब्रेक हो रही एवरीथिंग है। कीटोन आ गया। सर मेरे एंड से भी ब्रेक ही हो रही है। सर यहाँ भी कीटोन हो गया, ब्रेक हो रही है। फर्स्ट कीटोन है। ब्रेक हो रही है सर तो ब्रेक मेरे नहीं हो एंड रही है से तो आपकी बिल्कुल साउंड, सही आपकी क्लियर आ रही है ना? क्लियर है तो वो देखो, अब ओम को सही आ रही है तो दैट्स मीन आप दोनों की प्रॉब्लम है, वरना मेरी तरफ से हो तो सबको प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब वेट कर लो थोड़ी देर के लिए। तो देखो क्या होता है, ये कीटोन बन गया। कीटोन अब क्या करता है, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। हमारी सिस्टर्स एंड मदर्स नोज बेटर अबाउट दिस, वो लोग इसे यूज भी करते हैं एसीटोन को। फर्स्ट कीटोन नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी CH3 एक और उड़ जाएगा, तो देखो 2 CH3 ऑलरेडी थे, एक और आ गया, OMgBr आ गया। वाटर से ट्रीट करोगे OMgBr हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो 3 CH3 के साथ ये बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल, दैट इज द 3 डिग्री एल्कोहल। यस क्लियर है बेटा सबको? सेम रिएक्शन है, नथिंग स्पेशल इन दिस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, R CH2 NH2, ये होते हैं NH2 एलिफेटिक। स्टेट लाइन में जो अमाइंस होते हैं इनको बोलते हैं। तो ये देखो CR, ये है एलिफेटिक अमाइन। और एक होता है भैया नाइट्रस एसिड, HONO बोलते हैं जिसे। कैसे बनता है ये पता है? HNO2 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 होता है। कैसे बनता है? HCl प्लस NaNO2। NaNO2 यही होता है जो HONO बनाता है, नाइट्रस एसिड, या HNO2 बनाता है। एक ही बात है ये दोनों। तो ये नाइट्रस एसिड जो होता है, ये जब इससे रिएक्शन करता है प्राइमरी अमाइन से, तो देखो क्या क्या अलग होता है। ये हो गया वाटर अलग, ये हो गया N2 अलग, और ये जुड़ गया OH CH2 के साथ। दैट्स इट। तो ये सीधा सीधा इलस्ट्रेशन दिखा रखा है मैंने, हालांकि इसको दिखाते हैं ऐसे ही कि ये वाली रिएक्शन इसके साथ जुड़ रही है। डायरेक्टली RCH2OH, CH2 के साथ OH जुड़ गया HONO का, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़ गए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और H2O वाटर अलग हो गया। दैट्स इट। क्लियर है भाई? कैसे होता है इसका मैकेनिज्म हमारे यस सर। डिपार्टमेंट में नहीं है तो हम नहीं करेंगे इसे। दैट्स इट। ठीक है, बस ये याद करने का तरीका है कि यहाँ वाटर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, नाइट्रस एसिड, दैट इज इट। नेक्स्ट देखिए, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। अब फिनोल की प्रेपरेशन करते हैं भाई। ठीक है, एल्कोहल्स की सारी प्रेपरेशन हो चुकी हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है कि किससे करता है, प्रेपरेशन की बात कर रहा हूँ। अब फिनोल की प्रेपरेशन है। अल्कोहल की प्रेपरेशन फिनोल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, फिनोल की बहुत थोड़ी सी है, 5-6 रिएक्शन है, जस्ट इट। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के साथ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको ओलियम बोलते हैं। कैसे बनता है ये पता है? H2SO4, एक और H2SO4 माइनस वाटर। तो माइनस वाटर करने से पहले हम इनको जोड़ देते हैं, क्या बना, H4S2O8। यस क्लियर है? माइनस यस सर। H2O कर दो, H2O को घटा देंगे, कितना आएगा, H2S2O7, दैट इज ओलियम। डिहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर को हटा दो, डिहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ओलियम, यानी कि बहुत ही कंसंट्रेटेड, जिसमें पानी बहुत कम होता है, H2S2O7। याद रखने का तरीका, दो H2SO4 के मोलिक्यूल में से एक वाटर का मोलिक्यूल रिप्लेस करके फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। होता भी कुछ ऐसा ही है, ये काफी कंसंट्रेटेड होता है ओलियम, जिसको बोलते हैं ना फ्यूमिंग H2SO4, धुआं निकलता है जिसमें से, फ्यूमिंग। और वो जो फ्यूम होता है ना, अगर वो आपने स्मेल भी ले लिया तो आपका नाक अंदर से जलने लग जाएगा, क्योंकि अंदर से ना नोज जो बहुत सेंसिटिव होती है, तो अंदर से नोज के अंदर जलने की स्मेल आएगी, बहुत जबरदस्त वाली, है ना, इरिटेटिंग वो होती है इसकी, फ्यूम्स। तो दैट इज इट, फ्यूमिंग H2SO4 कह सकते हैं इसे, ओलियम कह सकते हैं इसे, वेरी कंसंट्रेटेड H2SO4 कह सकते हैं। तो जब इसको इससे रिएक्शन करवाते हैं, हमने पिछले लेसन में लास्ट लेक्चर के अंदर यही किया था, H2SO4 कंसंट्रेटेड डाला था तो HSO4 जुड़ गया था, याद है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर फिनोल के साथ। फिनोल था हमारे पास, OH यस लगा सर। हुआ था, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो ये वही रिएक्शन है, बस अब ये सिर्फ बेंजीन के साथ में है, सिर्फ इतना सा फर्क है।
NaOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, H हट जाएगा, Na जुड़ेगा, फिर से NaOH कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ONa पॉजिटिव बनेगा, O नेगेटिव, फिन ऑक्साइड आयन, सोडियम फिन ऑक्साइड आयन, सोडियम लगा हुआ और फिन ऑक्साइड, फिनोल के साथ फिन ऑक्साइड, ऑक्साइड लगा हुआ है। डाइल्यूट HCl, अब देखो Na पॉजिटिव को हटाना बहुत आसान है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाइए, H जुड़ गया, Na हट गया, दैट्स इट, ये बन गया फिनोल। ये थी प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स में फर्स्ट रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये वाला, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस गाइस, क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको बस याद रखिएगा, पहली रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद में दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम डायाजोनियम साल्ट। अब डायाजोनियम साल्ट के बारे में आप लोगों को क्लियर है, सबको पता है डायाजोनियम साल्ट क्या होता है? यस, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डायाजोनियम साल्ट, बेंजीन के साथ N2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर अपने लोन पेयर्स हैं, दैट इज डायाजोनियम साल्ट। यस, क्लियर हुआ डायाजोनियम साल्ट? यस सर। ठीक है, डायाजोनियम साल्ट जो हमने पिछले लेसन में डिटेल में किया भाई, डायाजोनियम साल्ट NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन Yes, sir. दोनों के जोड़ से HONO बनता है और HONO से रिएक्शन करके अमाइन जो है तो वो डायरेक्टली डायाजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, आपके सामने वो बना भी हुआ है। अब देखो डायाजोनियम H2 डालते हैं क्या, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर, इसमें BDC में वाम H2 डालते हैं, सीधा बनता है ना। BDC, बेंजीन डायाजोनियम साल्ट, जी सर, इसमें सब वो डालते हैं ना, वाम H2O, H2 और हीट H2O सीधे गर्म बनता है। पानी, यस सर। किस लिए? तो सीधा अल्कोहल बनता है ना उससे, इससे। अल्कोहल बना, फिनोल बनाने के लिए क्या, या अल्कोहल बनाने के लिए? सर हाँ सर, फिनोल। H डाइल्यूट H2SO4 वही है, यही चीज है बेटा, ये डाइल्यूट H2SO4 वही है, डोंट वरी, उसमें वाटर तो होता ही है, सीधा वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, वार्म H2O डाल दो तब भी बन जाएगा, सही कह रहे हो, समझ गया। ठीक है, तो ये अब इसके बाद देखो डायजोनियम साल्ट, ये आपके पास में डायजोनियम साल्ट है, इस प्रोसेस को डायजोटाइजेशन बोलते हैं, और डायजोनियम साल्ट की डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH जुड़ जाएगा, यानी डाइल्यूट का मतलब पानी डला हुआ, इसमें HCl+N2 यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई ये सबको? यस सर। अब देखिए आगे, अब आगे बताता हूं, तीसरा डीकार्बोजाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, थर्ड रिएक्शन है डीकार्बोजाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड से मिलकर बनती है। ठीक है, बस ये चार रिएक्शनें और हैं, ये मैंने लिखी नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिला, वो चारों रिएक्शनें मैं आपको डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, तो सैलिसाइलिक एसिड से कैसे बनती है? सैलिसाइलिक एसिड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दैट इज फिनोल के साथ में COO। OH और साथ में लगेगा COOH ऑर्थो पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर COOH। COOH है। ठीक है, ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड की NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, NaOH, दैट इज, तो आपके पास में इससे क्या बनेगा? देखो ये चीज तो हमें कंफर्म होती है कि फिनोल बनेगा, तो फिनोल बनने से पहले फिन ऑक्साइड आयन बनता होता है। ठीक है, सोडियम, क्योंकि फिनोल हमने बेस में रिएक्शन की है ना, तो मान लो NaOH था यहाँ पर सपोज, तो ये OH जो है ये H यहाँ पर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि NaOH से रिएक्शन करके Na पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा और OH नेगेटिव आयन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसलिए ये बनेगा, तो बनेगा तो फिनोल ही, बट पहले ये बनेगा, और अब इसकी रिएक्शन आपको डाइल्यूट HCl से करवानी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक था, तो डाइल्यूट HCl से जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फिनोल बनेगा। यस गाइज, क्लियर है बेटा ये सबको? तो सर ये यहाँ पर बेसिक अब था वाला पॉइंट समझ नहीं आया। सॉल्यूशन बेसिक था, NaOH नहीं डाल रखा था आपने? हाँ सर डाल रखा था। बस, तो NaOH था, तो जो हमारा ये बन गया, ये चीज बन गई हमारी, लेकिन बनने के साथ NaOH, मान लो फिनोल बन गया, H लगा हुआ था, तो NaOH अब इससे रिएक्शन नहीं करेगा क्या? H से, एसिड से, फिनोल एक एसिड है, NaOH उससे रिएक्शन करेगा, साल्ट प्लस वाटर नहीं बनेगा? बिल्कुल तो ये बनेगा साल्ट सर। तो ये साल्ट बन गया, तो ये साल्ट की फॉर्म में ही बनेगा। तो अब इसको, क्योंकि ये बेस को हटाना है हमें, इसको Na को हटाना है, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दो, जब भी Na पॉजिटिव को हटाना डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दो, H हट जाएगा बस। और अगर मान लो NaOH यानी H जुड़ा हुआ है, इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवा दो तो H हट जाएगा, Na लग जाएगा, बहुत आसान है इनको हटाना और जोड़ना। यस, क्लियर है? सर अगर Na लगाना हो तो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन होगी, दैट्स इट। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फोर्थ पॉइंट इसका आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इसे बना सकते हैं, किसको? फिनोल्स को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX होता है ये हमें पता है, लेकिन RMGX का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा RMGX जो रहेगा वो सिर्फ R जो कार्बन ही रहेगा, फिनोल भी हो सकता है, वो फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है ना। तो बेंजीन के साथ R हो गया और MgBr, MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, दैट इज RMGX, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम है ये। R की जगह पीएच आ गया, बस फिनाइल आ गया। इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं, याद रखना, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे ड्राई ईथर की फॉर्म में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा ड्राई ईथर में ही यूज होता है भाई, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है, तो इसलिए वाटर नहीं होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर के साथ यूज होगा। सीधा सीधा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी जुड़ेगा, देखो वैस MgBr के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बस O2 लगा हुआ ना, तो MgBr के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, OMgBr बनेगा। प्लस में, इसके प्लस में अब वाटर जोड़ने पर H3O पॉजिटिव, ये पहले भी आपने कर रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन कराते हैं H3O पॉजिटिव जोड़ दो, तो सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। H3O पॉजिटिव जोड़ते ही हमारे पास सीधा फिनोल आ जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। OH जुड़ जाएगा डायरेक्ट। यस, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, एक बार मेरे साथ भी बना के देख लोगे तब भी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी से तो ये रिएक्शंस हो चुकी हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की एक रिएक्शन है, तो वो कहां से आती है? डोव प्रोसेस, ये आप लोगों ने कर रखी है, यस गाइस? यस सर। तो डोव प्रोसेस में होता क्या है, चलो मेरे को ये बताओ फिर। डोव प्रोसेस, रेसिडिक प्रोसेस, दोनों आप लोगों ने कर चुके हैं, पिछले लेसन के अंदर आई थी। ये क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है, एराइल हैलाइड, सर एरीन क्लोरीन मतलब लेते हैं ना, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, प्लस में डाइल्यूट NaOH, NaOH। डाइल्यूट NaOH NaOH। होता है। प्लस में क्या होता है? बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना था? O टेम्परेचर भाई माइनस N प्लस मिल 600 जाएगा। कुछ था, टेम्परेचर 300 ATM प्रेशर के आसपास था, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बनता है? फिन ऑक्साइड आयन बनता है, यहाँ भी फिन ऑक्साइड ONA बन जुड़ेगा, ONA, और डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते ही सीधा HCl, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे, वेट, अल्कोहल बनेगा फिर। ठीक है डाइल्यूट ही है, ठीक है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर देंगे, सीधा आपके पास में फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट आ गया। वेट, थोड़ा खराब बन रहा है ना। सर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तब भी तो यही बनेगा ना? कंसंट्रेटेड बेटा इससे रिएक्शन भी कर लेगा, ठीक है, कुछ हद तक इसके साथ में मतलब गड़बड़े कर देगा, तो डाइल्यूट से ही काम चल जाता, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हमें फिर और फालतू के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसके साथ बाई प्रोडक्ट भी कुछ हो सकता है। कंसंट्रेटेड HCl जो है वो हमारे NaOH से रिएक्शन कर लेगा, जो रिएक्शन किया हुआ है उसको भी रिवर्स करवा सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो डाइल्यूट ही डलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करवानी है जो हल्के वाले लेवल का, ठीक है। बड़ा पहलवान मैदान में उतारते हो और छोटा पहलवान पहले से हो, तो वो छोटे पहलवान की तो हड्डियां तोड़ देगा ना। तो हमें बिल्कुल बराबर से के मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अंडर, क्या बोलते हैं उसे, अंडर वेट नहीं बोलते, मतलब वेट, इक्विवेलेंट वेट के अंदर होने चाहिए दोनों चीजें। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। तो पहला तो ये मतलब इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, अब दूसरा ये भी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है भाई, किसी को पता है? जी सर। सर CH3 के ऊपर CH अटैच होता है, उसके साथ 2 CH3 लगे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्यूमीन से कैसे बनाते हैं इसको? तो क्यूमीन से देखिए अब ये कैसे बनेगा। क्यूमीन से बनाने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, बेंजीन को सबसे पहले तो बेंजीन से आपको क्यूमीन बनानी है, ठीक है। ये आपके पास में बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या डालें कि वो क्यूमीन के अंदर चेंज हो जाए? तो यहाँ पर प्रोपेन। प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन डलती है, ठीक है। प्रोपीन। तो हाँ प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोपीन है, प्रोप ENE डबल बॉन्ड जिसके अंदर होता है। और H3PO4 के साथ रिएक्शन होती है इसकी, H3PO4, इसकी रिएक्शन के साथ में प्रेशर वगैरह, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन से, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, लास्ट लेसन में की थी, याद है?
अमीन्स वाले में ना। हाँ, तो फ्रिडल का एल्काइलेशन H3PO4 यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चार्ज बना दे और हमारे पास बेंजीन के ऊपर, अब देखना जरा क्या कमाल होने वाला है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर कार्बन लगेगा, इस कार्बन के साथ इस तरफ H और दो तरफ CH3 है। ये हमारे पास बन गया क्यूमीन, दैट इज क्यूमीन। अब इसमें O2 डाल देंगे। क्यूमीन की रिएक्शन अब आपको सिर्फ ऑक्सीजन से करवानी है, एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, और बाद में H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पर करेंगे डेफिनेटली। दैट्स इट, द लास्ट वन। तो क्यूमीन, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्यूमीन बना रहा हूँ फिर से। ठीक है, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर क्यूमीन के पास में यहाँ H था, ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो होगा क्या, प्लस ऑक्सीजन डालने पर, एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, कि ऊपर ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो नीचे उसके साथ क्या होने वाला है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहाँ पर। ये कार्बन है, अब इसके साथ में OOH लग जाएगा, ये जो H था इसके साथ OOH लग गया। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, बाकी सब सेम रहेगा। कार्बोक्सिल थोड़ी है। ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, सॉरी, पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वो वैसे ही मैंने COH के नाम से कार्बोक्सिलिक बोल दिया था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। अब इसके साथ में H2SO4 डाल दो, बस बन गया H2SO4, दैट्स इट, हमारा फिनोल बनेगा। साथ में एक और चीज बनेगी फिनोल के साथ, ये बाई प्रोडक्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट सर। होता है। क्या बनता है साथ में, बताइए? फर्स्ट कीटोन, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर। यस गाइस, क्लियर है ये सबको? यस सर। है ना, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर। तो इस तरह से ये हमारा फिनोल यहाँ पर भी बन गया। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के डाउट्स लेते हैं। कुछ अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स।